और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिंदे राज का आगाज हो गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या एकनाथ शिंदे के सीएम पद की शपथ लेते ही महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे को गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शिंदे सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे, ये सरकार के मुखिया के तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता मिलकर तय करेंगे। इसकी घोषणा पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर हमला भी बोला। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बाला साहब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। सीएम बनाने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया भी अदा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने। वहीं महाराष्ट्र में बीते 10 दिन से जारी सियासी उठापटक आज खत्म हो गई। महाराष्ट्र के नए सीएम के लिए शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नाम पर मुहर लग चुकी है। इस बात की जानकारी जैसे ही गोवा के होटल में ठहरे शिंदे गुट के विधायकों को मिली, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विधायकों ने जश्न मनाने के लिए शिंदे के कैंपेन सॉन्ग पर ही डांस शुरू कर दिया। उन्होंने मराठी भाषा में हम दिन रात जनता के साथ नारे भी लगाए। कई विधायक तो टेबल पर चढ़ गए और डांस करने लगे। शिंदे गुट के सभी बागी विधायक बुधवार को गुवाहाटी से गोवा के होटल ताज कन्वेंशन पहुंचे थे। उदयपुर की बर्बरता का हर तरफ विरोध हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कट्टरपंथता से आगे पागलपन की हद है। ऐसे में न्यूज 18 ने मनोविशेषज्ञों से जानना चाहा कि क्या इसके पीछे का सच क्या है। साइकेट्रिस्ट जसवंत जंगड़ा से हमने जानने की कोशिश की कि क्या मेंटल हेल्थ सर्वे वाकई में जरूरी है। अधिकतर केसेस में ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मानसिक प्रवृत्ति उनके अंदर या मानसिक एक रोग उसका थोड़ा या ज्यादा वो अक्सर देखा गया है। साथ में मैं ये जरूर बोलूंगा कि अक्सर हमारे एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनको की जो सूचनाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, या तो व्हाट्सएप के थ्रू मिलती हैं या वो कहीं ना कहीं ऐसे मीडियम के थ्रू मिलती हैं, ऐसे भड़काऊ लोगों से मिलती हैं कि वो कहीं ना कहीं वो एक इम्पल्सिव पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं। आपने भड़काऊ की बात की तो कई ऐसे धर्मगुरु हैं, दोनों तरफ की बात करें, भाषण दिए जाते हैं, बयानबाजी होती है, पॉलिटिकली भी होती है, तो कई मानसिक रूप से थोड़ा तो शिकार होते हैं और फिर इन सारी चीजों को समझकर ऐसे चीजों पर बढ़ते हैं। जी आपने सही बोला। कहीं ना कहीं जब एक चीजें सोशली अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं और वो कहीं ना कहीं समाज में समस्याएं पैदा करती हैं, तो मैं बिल्कुल, मेरा ये सजेशन रहेगा कि उनका एक मेंटल इवैल्यूएशन होना चाहिए, थोरो मेंटल इवैल्यूएशन होना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर हम अपने आसपास कहीं देखते हैं, हमें सूचित भी करना चाहिए पुलिस को
और प्रशासन को भी सूचित करना चाहिए। साथ में हमें एक ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग कल को भड़का के लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे के ऐसे हालात ना पैदा कर दें जिससे कि हमारे जो एक जो सामाजिक शांति है उसमें एक खलल पड़े। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे NMHS करके एक सर्वे हुआ था जो कि निम्हांस ने किया है इंडिया में। उसमें ये देखा गया है कि मानसिक जो रोग हैं उनका प्रेवलेंस, उनका जो समाज में जो वो बहुत अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। अधिकतर जो लोग होते हैं उनमें डायग्नोज ही नहीं हो पाता, उनमें ये बीमारी एक वो पकड़ ही नहीं आ पाती क्योंकि वो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब ये क्रोध कई बार काबू से बाहर हो जाता है तो कुछ भी एक जो ऐसी घटना, अप्रिय घटना को एक ये चीजें जन्म दे सकती हैं। तो इस चीज के लिए अभी आज के युग में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। और मैं ये कहूंगा ये नहीं कि ये सिर्फ एम्स या निमेंस में है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया के हर इवन छोटे छोटे कस्बों में ये इलाज पहुंच चुका है। तो ये जब इलाज हमारे पास उपलब्ध है, हम कम से कम हमारे समाज के लोगों को इस चीज का शिकार ना होने दें और इससे जो कल को समाज में अशांति फैलती है हम उसको अशांति फैलने से बचा सकते हैं। तो आप डॉक्टर जंगरा को सुन रहे थे जिनका साफ कहना है कि ऐसी जब बीमारियां पनपती हैं तो कहीं ना कहीं वो सनक पागलपन तो बनती है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस हो और लोग जो हैं वो काउंसलिंग लें ताकि समाज में ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा ना उभरें। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए अब बात करते हैं बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी में सफलता पाने वाले नारायण अमित की। नारायण अमित ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान समय का सही इस्तेमाल किया और आज वो आईएएस बन गए हैं। हाल ही में आए सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में अमित ने 17वीं रैंक हासिल की है। चौबीस साल के अमित नारायण इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर सिविल सेवा के उम्मीदवारों को गाइड कर रहे हैं। पहले प्रयास में उन्हें मनमाफिक रैंक नहीं मिली तो दोबारा मेहनत की और इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 70वीं रैंक हासिल की। आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है और 2020 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा थोड़ी कमियां रह गई थी प्रिपरेशन में, लेकिन वो थोड़ी मैंने वर्कआउट किया उनके ऊपर और दूसरे बार मेरे को और अच्छी रैंक हासिल हुई है। इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर प्रशांत बाबू के बेटे अमित ने ना तो 16 से 18 घंटे पढ़ाई की और ना ही कोचिंग के चक्कर लगाए। उनके मुताबिक 7 से 8 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। मैं तो रेगुलरली 8 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन 8 घंटे भी काफ़ी है क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली दिन भर करते रहे तो धीरे धीरे समय के साथ वो थोड़े थोड़े कदम बढ़ के एक बहुत सारा बड़ी कदम हो जाती है। तो इससे मेरे को लगता है बहुत फायदा हुआ। अमित ने आईएएस बनने का सपना तो देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी है। बीटेक पूरा करके हैदराबाद लौटे, तभी कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया। लोग घरों में कैद हो गए थे, कहीं आना जाना नहीं था, तो उन्होंने पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। मानव विज्ञान को विषय और यूपीएससी को ध्येय बना लिया। नतीजतन वो सिविल सेवाओं के लिए चयनित हो गए हैं। अमित कहते हैं कि मुसीबत को अवसर में बदलना उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीखा है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, हैदराबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।